Hello students, my name is Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic Shortcomings of Green Revolution। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और इसमें अब ये टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियां कहाँ कहाँ पे रही हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा। HYV सीड्स को बनाया गया, उनका यूज़ शुरू हुआ, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। बायो इंजीनियरिंग का ये पार्ट था और एक्सटेंसिव जो यूज़ था इन सीड्स का किया गया, बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। हाईली इरिगेटेड फील्ड्स में इन बीजों को लगाया गया और हाई यील्ड इससे फार्मर्स को मिला। तो इस तरीके से एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं रही कि इन्वेस्टमेंट और साथ साथ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि एडिक्वेट और अश्योर्ड वाटर सप्लाई रखी जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कमियां हैं जिसको मैं पॉइंट वाइज देखूंगा। अभी फर्स्ट है लिमिटेड कवरेज ऑफ क्रॉप। इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली साउथ में अलग कंडीशन है, जोग्राफिकल और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मॉनसून का जो सर्किल है पूरा, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, तो क्रॉप भी अलग अलग है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा कवर किया गया उसको व्हीट और राइस को कवर किया गया। जो रिसर्च हुई, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो बात शुरुआत से रखी गई, क्योंकि जो फूड सप्लाई थी यानी जो मेन हंगर वाली प्रॉब्लम थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च व्हीट और राइस पे हुई और उसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस किया गया। तो एक तरीके से लिमिटेड कवरेज ऑफ क्रॉप रहा। वैसे बेवरेज क्रॉप भी हैं हमारे पास, हॉर्टिकल्चर है, तो इन पे कोई ज़्यादा रिसर्च, डिफरेंट अलग अलग रिसर्च बाद में हुई है। बेवरेजेस पे भी हुई है, हॉर्टिकल्चर पे हुई है, नॉन फूड क्रॉप्स पे हुई है। तो लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हीट और राइस पे ही ज़्यादा फोकस किया गया। टी, कॉफ़ी या जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या कॉटन, जूट, इनके प्रोडक्शन पे कोई बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये था लिमिटेड कवरेज ऑफ क्रॉप। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइड इन एरियाज हैविंग एडिक्वेट एंड अश्योर्ड वाटर सप्लाई। तो जहाँ पे बहुत अच्छी वाटर सप्लाई है, यानी मॉनसून की वजह से हम जानते हैं कि अभी भी बहुत बड़ा जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे हम मॉनसून पर ही डिपेंड कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए मॉनसून पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मॉनसून का पूरा साइकिल है, और जैसे पंजाब और हरियाणा या वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट हम देखते हैं, तो उसमें सॉइल भी अच्छी मिलती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल है, जो पहाड़ों से जो बह के मिट्टी आ रही है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और वाटर सप्लाई भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। कैनाल का जो पूरा सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो भी अच्छा है। तो इस वजह से जो इसके लिए जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी मिट्टी यानी अच्छी सॉइल, फर्टाइल सॉइल, और एडिक्वेट और अश्योर्ड वाटर सप्लाई, वो दोनों इन एरियाज़ में, खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे ये मिलती है। तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्निक्स जो डेवलप की गई थी, HYV सीड्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर न्यू टेक्निक्स है, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का जो यूज़ है, वो इन एरियाज़ में कहीं ज़्यादा किसानों ने किया और अच्छा प्रॉफिट उससे अर्न किया। तो अप्लाइड इन एरियाज़ हैविंग एडिक्वेट एंड अश्योर्ड वाटर सप्लाई, ये पॉइंट था। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड रीजनल इनकम इनइक्वलिटीज़। इनकम इनइक्वलिटीज़ हर जगह हैं। डिफरेंट स्टेट्स को अगर हम मेजर करते हैं तो जो सॉइल कंडीशन है, जो वहाँ पे अनइवन टेरेन है, हम जानते हैं पूरे इंडिया में कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कहीं फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, कहीं पे डेजर्ट है। तो जो जिन स्टेट्स में फेवरेबल कंडीशन है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पर इन प्लान्स को, इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा आसानी रही और इम्प्लीमेंट किया गया और काफ़ी अच्छा अर्न किया उन स्टेट्स ने। खासकर
जैसे अभी हमने बात की पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, तो इनकम वहाँ पे उन स्टेट्स की इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई फार्मर्स की, और तो इससे एक इनकम इनइक्वलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। यानी किसी स्टेट में जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी पुअर कंडीशन में हैं। अब यूपी का बुंदेलखंड रीजन जो देख लीजिए आप, वहाँ पे अक्सर ड्रॉट की सिचुएशन रहती है, जो मॉनसून का वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, कभी बारिश नहीं होती है। विदर्भ रीजन है, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि रेनफॉल वहाँ पे इनएडिक्वेट रहती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ के किसानों को होती है, उनको रिटर्न उतना नहीं मिल पाता। इवन वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं और उसको रीपे नहीं कर पाते, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के तो फ़ायदे बहुत हर जगह हमने पढ़े अभी तक, और किस तरह से उन्होंने अर्न किया, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा और इनकम बढ़ी। बट बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स रहे हैं जहाँ पर कि किसानों ने उतना वो अर्न नहीं कर पाए, और क्योंकि जो इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है, या फिर जो मॉनसून की कंडीशन है, या फिर जो सॉइल की कंडीशन है, वो फेवरेबल नहीं रही, तो नेचुरल है कि वहाँ पे उनको आउटपुट उतना नहीं मिल पाया, और जिसकी वजह से उनकी इनकम धीरे धीरे कम होती गई। तो एक ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गए, यानी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं फार्मर्स और किसी स्टेट में काफ़ी कम अर्न कर पा रहे हैं। तो ये अश्योर नहीं कर पाया ग्रीन रिवोल्यूशन कि हर जगह इसका फ़ायदा प्रॉपर तरीके से हो। तो इंक्रीज्ड रीजनल इनकम इनइक्वलिटी, जो अच्छे रीजन में है, जो जहाँ पे सॉइल अच्छी है, जहाँ पे रेनफॉल अच्छी है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका आसानी से हुआ और अर्निंग अच्छी हुई। और नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का पॉइंट आता है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जाएगी। पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में आज भी यही होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, बट धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, और नेक्स्ट फिर उनको उस पे सॉइल पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट वो नेचुरल है, सॉइल तो नेचुरल है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट उसकी जो फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन रखना एक फिर चैलेंज हो जाता है। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से अब इससे क्रॉप पे भी फ़र्क पड़ता है। वहाँ का जो प्रोडक्शन है, वहाँ जो क्वालिटी ऑफ जो ग्रेन है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। सॉइल तो ख़राब होती है, क्रॉप पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी उससे प्रॉब्लम, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी फैलती हैं, और भी दूसरी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है इन्हीं केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक। अब वो जो भी इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स जो हम डाल रहे हैं, वो मिट्टी से होते हुए नीचे चले जाते हैं, यानी धीरे धीरे सीप करते हैं नीचे, और अंडरग्राउंड वाटर को धीरे धीरे वो कंटामिनेट कर देते हैं। तो जैसे केमिकल जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अगर जो वेस्ट वाटर है उसको टनल के थ्रू, वो एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड बॉडी में वो डाल देते हैं, और वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको कंटामिनेट करता है। साउथ में कई एक आध फैक्ट्रीज इस तरीके की बंद भी कराई गई, जो जिसकी वजह से वो आसपास के कई एरियाज़ में लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हुई, उनके हाथ पैर मुड़ गए, टेढ़े हो गए। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, उसको पूरी तरीके से कंटामिनेट कर देता है। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन में इन्हीं पे रिसर्च हुई है, किस तरीके से कौन से फर्टिलाइज़र्स, किस तरीके के सीड्स हम डालें, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आए।
तो पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स, हर जगह पानी ये ख़राब होता चला गया। नेक्स्ट इज लिमिटेशन इन यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। ये लिमिटेशंस किस तरीके से हैं कि हर जगह इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं किया गया। कहीं पे फंड या जो मनी के प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टमेंट है, सीड्स को परचेज़ करना है, इरिगेशन सिस्टम के लिए पम्प्स वगैरह को इंस्टॉल करना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात आती है, तो लिमिटेशन जो फ़ंड की प्रॉब्लम है यानी इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन है वो भी है। और साथ साथ रिमोट एरियाज़ में बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल बेल्ट है, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ आज भी इंडिया में हैं जहाँ पे कि जो ट्रेडिशनल जो या आउटडेटेड आप कहें एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स थी वो आज भी यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि हर जगह ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज़ नहीं हो रहा है, हर जगह केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं हो रहा है, हर जगह HYV सीड्स का यूज़ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड मैनर में ये आगे बढ़ पाया। हर जगह ईच एंड एवरी कॉर्नर में ये फैसिलिटीज़ या ये जो डेवलप किया गया साइंस के थ्रू, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। फंड की प्रॉब्लम तो थी, साथ साथ जो अवेयरनेस कैंपेनिंग थी वो भी ठीक से नहीं हो पाई। आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लोग ट्रेडिशनल जो फार्मिंग मेथड्स हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, फिर भी वो लेस प्रोडक्शन उससे ले रहे हैं। क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड फार्मिंग या मल्टीपल फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में आज भी उनको नहीं पता है। तो ऐसे भी पार्ट्स हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स किए जाते रहे हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ साथ एक 24/7 की कॉल सेंटर लाइन भी है किसानों के लिए जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड हुई उनमें ये सारी लिमिटेशंस या शॉर्टकमिंग्स आप कहें रही।